अब देखो एटम्स के जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि 1926 में, सॉरी 1906 में जो रदरफोर्ड साहब ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया, एक जो एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है ना, उस पे 1911 में उनके दो स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया। तो 1911 में वो एक्सपेरिमेंट होता है, दो स्टूडेंट्स, वो गेगर एंड मार्स्टन। तो ये गेगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट का पहले सेटअप देख लेते हैं वो कैसा था, ठीक है, देन आगे शुरू करते। तो ये सेटअप के लिए जो स्क्रीन, ये सर्कुलर स्क्रीन ऐसा लगा दिया जहाँ पे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल किस तरफ गया है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जज करना होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये गोल फॉयल, ये बहुत क्लास नाइन्थ में से पढ़ते आ रहे हैं ना, गोल फॉयल है ये, ठीक है। और ये बीम हो गया आपका अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, और ये सोर्स है जहाँ पे वो अल्फ़ा पार्टिकल जनरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये अब अगर हम लोग यहाँ से देखें कि भी स्ट्रक्चर की बात करें जहाँ से हम लोग समझ पाते हैं, है ना, तो देखो ये लेड ब्रिक्स लगाए ताकि वो एक उसको लेड ब्रिक्स लगा दिए, है ना, ताकि हम लोग यहाँ से सोर्स से जो निकलेगा हमारा अल्फ़ा पार्टिकल का जो बिम होगा, ठीक है, वो यहाँ से देखो ये उसको स्ट्रीमलाइन कर पाए हम लोग, ठीक है। ये लेड ब्रिक्स लगा दिए और ये देखो यहाँ से बिम सीधा आ रहा है, बिम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, और यहाँ पे ये देखिए गोल फॉयल, ये गोल फॉयल है बीच वाला जो ये स्ट्रेट लाइन, ये जो थिन लाइन दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये स्कैटर होगा अलग अलग लाइन पे, और इसको यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पूरे सेटअप को 2D में दिखाने की कोशिश की गई है। ये थिन गोल फॉयल हो गया, और ये सर्कुलर स्क्रीन जिसको कह सकते हैं वो लगाते हैं, और ये डिटेक्टर है जो मूवेबल है ना, ये रोटेट हो सकता है, ये माइक्रोस्कोप इसमें लगा हुआ, ठीक है। ZNS की स्क्रीन होती है, ये आपको पता है, वहाँ पे अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल आएगा तो उसको डिटेक्ट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये कुछ आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि देखो कैसे किस तरफ एक जो कैसे वापस भी हो गया है ना, लार्ज एंगल पे डेविएट हुआ या कम एंगल पे डेविएट हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। इसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल है, देखो अल्फ़ा पार्टिकल की अगर बात करें तो ये अल्फ़ा पार्टिकल के बेम है तो किसी वेलोसिटी से निकलेगा। इट मीन्स कि अल्फ़ा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो वो किस रेंज में होता है, तो वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इस रेंज में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये एनर्जी का एक और यूनिट कह सकते हैं, जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमने लिया, ये देखिए ये थिन गोल फाइल है। तो थिन गोल फाइल की बात करें, तो अगर थिकनेस की बात करें, है ना, तो थिकनेस में 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर के रेंज में। आप सोच सकते हैं बहुत छोटा होगा ये, -7, ठीक है। और बहुत छोटा इसलिए यहाँ पे पता लगा कि गोल्ड को ही क्यों चूज़ किया इस काम के लिए, है ना, क्योंकि गोल्ड को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो पतला किया जा सकता है ना। और फिर आप कहोगे बहुत थिन रखने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा ना हो कि जो स्कैटरिंग हो एक अल्फ़ा पार्टिकल को वो 2-3 लेयर पे स्कैटरिंग हो जाए, है ना। तो उसको इतना पतला करे कि एक बार एक अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो वो एक ही एटम से स्कैटर होकर के बाहर आए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको 2D में अगर इस सेटअप को दिखाने की कोशिश करें तो ये पॉइंट सोर्स है ना, यहाँ से ये बीम आएगा। अब उसको स्ट्रीम लाइन रखने के लिए वो लेड के ब्रिक्स लगाए, ठीक है, वो यहाँ से आएगा गोल फॉयल, ये जैसा दिख रहा है। देन यहाँ से ये लाइन दिखा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से कुछ भी ये एक रेफरेंस के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको समझ आ गया। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ आ गया कैसा किस तरह से था। अब इसका जो आउटकम था वो रिजल्ट्स देखते हैं, है ना, यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर रिजल्ट पे जाए तो उसके पहले मैं एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ग्राफ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ग्राफ देखते हैं, ये आउटकम जो इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम था उसके लिए ग्राफ है। अब अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो डॉट्स हैं ये एक थ्योरेटिकल एजम्पशन था उनका, ठीक है। और जो वो थियोरेटिकल एजम्पशंस था कि भी ये तो देखो ये जो डॉट्स हैं ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा, ये डॉट्स वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो इस तरफ देखो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, जहाँ से कि हम लोग देखेंगे, देखना समझना है इसको। एंगल ऑफ डेविएशन कहने का मतलब ये पार्ट, ठीक है। अगर यहाँ से देखें आप ये कि भाई अगर सीधा निकल गया, ऐसा चला जाता तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़ीरो होता। और ये क्या है, दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, स्कैटरिंग एंगल जो भी कह सकते। तो ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है
उस चीज़ के लिए जो ग्राफ मैंने दिखा आपको, ये देखिए, तो ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, ये डॉट्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल शो कर रहा है कि अगर यहाँ पे देखें तो ये इतने पार्टिकल की बात कर रहा है ना, अगर यहाँ पे देखें तो ये इतने पार्टिकल्स की बात कर रहा है। और जो एक्स एक्सिस पे है ये देखो स्कैटरिंग एंगल है थीटा में, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत कम एंगल पे डेविएट हुआ है। आप देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हो, ये बहुत क्लियर है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो थे, है ना, वो बहुत कम एंगल पे, मतलब बिना बहुत ज़्यादा डेविएशन के वो गोल फॉइल से बाहर निकला है, ठीक है। और जो 90 से ज़्यादा, वो वैसे बहुत कम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ तो बहुत कम ही है, आपको 160 अबव में बहुत कम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख पाएंगे, जैसा मैंने उधर भी बताया था कि भाई एकदम से हाई एंगल पे बहुत कम, आउट ऑफ 8000 एक आध पार्टिकल निकल पाता था, एक आध अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आए। तो देखो इस ग्राफ से वो एक चीज़ जो थ्योरी थी उनकी, है ना, एक जो प्रिडिक्शन था वो इस ग्राफ का प्रिडिक्शन था। इससे जो इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकला, जब इसको कनेक्ट किया तो जिस ग्राफ के को प्रिडिक्ट किया था उन्होंने वैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिड कर्व इसको कह सकते हैं। और ये जो इसका जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन था वो उसी बेस्ड पे था कि जो चार्ज है वो न्यूक्लियस पे है, जो टोटल चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे, न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इस बेसिस पे रदरफोर्ड जी ने जो कहा था वो बिल्कुल दिखा सकते कि भाई सेंटर से जो बहुत क्लोज निकल रहा है ना, उसमें लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, ठीक है। बाकी बहुत कम एंगल पे डेविएट हो गया। तो इसका जो रीज़न दिया, जो आर्ग्यूमेंट जो था, जो पॉइंट्स थे कि भाई सेंटर पे एक तो जितने ऑलमोस्ट पूरे मास सेंटर पे होने चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक पार्टिकल एकदम जो सेंटर पे जा रहा है वो वहीं से वापस आ रहा है सेम लाइन पे, ठीक है, और डेविएट हो रहा है। तो डेविएशन मतलब अगर ये अल्फा पार्टिकल खुद में भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और सेंटर पे भी पॉजिटिव होगा, तभी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा जो उसको डेविएट कर पा रहा है, इस तरह से लिख सकते। तो यहाँ से एक एजम्पशन जो था वो बिल्कुल रियलिटी जैसा दिख रहा है, फैक्ट जैसा दिख रहा है कि भाई ठीक है सेंटर पे ही होंगे, सेंटर पे ऑलमोस्ट मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहीं से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया। और इसी ने मतलब आप कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम, ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम को ये सपोर्ट करता हुआ दिखा आपको, ठीक है। तो देखिए हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम। न्यूक्लियर एटम मतलब एटम अगर है तो उसके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है सेंटर पे, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द मासेस जो है कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए हम जो न्यूक्लियस के जो डिस्कवरी है वो भी रदरफोर्ड साहब के नाम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो जो इसको हम कह सकते हैं, ये जो मॉडल निकल के आया एटम का कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके आसपास घूम रहे होंगे सर्कुलर पाथ पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मॉडल निकल के आया, देखो एक जो थॉमसन साहब का मॉडल था उसके बाद इस मॉडल पे पहुंचे, है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। तो ये किस तरह से लिख लिया, न्यूक्लियस की साइज़ बहुत छोटी होगी, है ना, वो किस रेंज में होगी, तो वो 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर के रेंज में। ये क्या हो गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आया। तो क्यों ये इस तरह से बाहर निकल आया, एंगल ऑफ जो स्कैटरिंग एंगल जो था वो बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए कम था, ये भी क्यों आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ऑफ द एटम उसको एम्प्टी कहा गया, वो खाली है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो मास है वो सेंटर पे न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और भी जो चीज़ें निकल के आई कि भाई जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल देखें तो वो क्या है, हीलियम एटम जैसा है, तो उसका मास गोल्ड के मास से बहुत कम है। मेरे ख्याल से जो गोल्ड का मास होगा वो अल्फ़ा पार्टिकल के मास से 50 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लो कि इसको एनकाउंटर कर रहा है ये अल्फ़ा पार्टिकल, तो इस मास में जब ये कोलिजन जैसा कुछ होगा तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, जो एटम
के लिए जो उस एटम का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि वो गोल्ड का न्यूक्लियस लिया हुआ है हमने, ठीक है, और वो बहुत हेवी है इन कंपैरिजन टू एटम ऑफ हीलियम और जो अल्फा पार्टिकल जो जिसकी बात की हमने, ठीक है। तो ये एज्यूम करना पड़ा कि अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो इस प्रोसेस में इसमें कोई डेविएशन, कुछ मूवमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं आया है, ठीक है, ये इस तरह से ऐसा निकल गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एक ये भी जो एक चीज़ है कि भाई गोल्ड को ही क्यों यूज़ किया, तो ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो देखो डेविएशन क्यों आया भाई, एक तो एकदम से 90 पे वापस हो रहा है, दूसरा डेविएशन क्यों आया वो देख लेते। तो अगर डेविएशन क्यों आया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बना होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वो खुद भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वजह से ये डेविएट हुआ होगा। तो जो फोर्स है यहाँ पे वो वेल नोन फोर्स है जो कूलम्ब्स लॉ से मिलता है, उसको आप अगर लिखना चाहें तो 1/4πε0 2e, दिस इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, जेड ई ये चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जेड एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम लोग गोल्ड का, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला था इसलिए हमने यहाँ पे जेड लिख दिया। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे, है ना। तो देखो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। तो अगर अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री की बात करिए आप, ठीक है, तो जैसे ये मान लो न्यूक्लियस जो टारगेट न्यूक्लियस था, ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस ये डेफिनेटली गोल्ड का होगा। अब इसमें मान लो जो सोर्स है, सोर्स जो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल कहाँ से जनरेट किया था ये शायद मैं मिस कर गया बोलना आपको, ये शायद बोल नहीं पाया। तो Bi83 214 जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ना, किस सोर्स से अल्फा पार्टिकल जनरेट कर रहे थे हम लोग, 83 214, ये जो रेडियो एक्टिव जो एक सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखिए ये टारगेट न्यूक्लियस, तो अब टारगेट न्यूक्लियस पे के बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे जो अल्फा पार्टिकल हिट कर रहा होगा वो सेम लाइन पे वापस आता दिख रहा है। तो सेम लाइन पे वापस आता दिख रहा है, इट मीन्स कि इसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हाईएस्ट है 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग लाइन थोड़ा ऊपर करें तो थोड़ा लाइन ऊपर करने के बाद एंगल ऑफ डेविएशन जो स्कैटरिंग एंगल है वो कम होता जाएगा। देखो ये ऑलमोस्ट 180, देन ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 कुछ है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ, है ना, तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 जैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जाते जाओगे ये एंगल कम होता जाएगा, ये बहुत लॉजिकल आप समझ पाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ये लाइन जो एंगल है वो और भी कम होता चला गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सीधे सीधे बात करें तो आप ये कह सकते हो कि जिस अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का लाइन बहुत ऊपर था, ठीक है, वो बिना किसी डेविएशन के निकल रहा है। देखो ये बिना किसी डेविएशन के निकल रहा है, जो एकदम से क्लोज था, ठीक है, वो क्या हो गया 180 पे निकला। और किसी भी एक जनरल टर्म की बात करें तो मान लो किसी एक लाइन की बात करें, सपोज दिस एंगल थीटा, तो स्कैटरिंग एंगल है ये थीटा, तो ये क्या किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बी। बी इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो किसी अगर एक पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं आप, एक पर्टिकुलर इस लाइन की बात करें, इस लाइन पे जो अल्फा पार्टिकल है, तो जो थीटा होगा, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल, है ना। तो जो थीटा है, थीटा डिपेंड किस पे करता है, व्हाट इज थीटा हियर, इट इज स्कैटरिंग एंगल, लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन बी। व्हाट इज बी हियर, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर को अगर डिफाइन करने की ज़रूरत हो, इट इज़ नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, initial velocity vector of the alpha particle from the central line, वो इसको सेंट्रल लाइन की बात कह रहा है ना। तो ये क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एक 180 पे गया, जैसे जैसे ऊपर गया तो थीटा कम होता गया। नेक्स्ट के लिए ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, एकदम जो दूर है बिना किसी डेविएशन के बड़े आराम से इधर निकल रहा है,
ठीक है। तो इससे बहुत साफ पता लग रहा था, और उसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं कि न्यूक्लियस पे ऑलमोस्ट सारे मासेस कॉन्सेंट्रेटेड होते थे, ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता था, है ना। तो यहाँ तक समझ आया। अब और क्या इन्फॉर्मेशन थी रदरफोर्ड मॉडल से, है ना। एक तो ये, दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूम। अगर मैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस की बात करूँ तो रदरफोर्ड मॉडल से ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, ठीक है। ये रदरफोर्ड साहब ने बताया, या उस एक्सपेरिमेंट से वो फाइनल जो कंक्लूजन था वहाँ तक पहुँच पाए हम लोग, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये घूमता कैसे है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो कितना चाहिए, इफ़ द रेडियस इज आर, इफ़ द रेडियस इज आर, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ये कितना चाहिए, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। लिख सकते ये सेंट्रीपिटल फोर्स इतना चाहिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इस आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। व्हाट इज एम हियर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी, जिस वेलोसिटी से घूम रहा होगा ये, ठीक है, लिख सकते। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहाँ से आएगा, वही जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और सेंटर पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैंने अभी बताया आपको कितना हो सकता है यहाँ पे, 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हमने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते। तो ये तब लिखा जब हाइड्रोजन की बात की हमने, है ना। क्यों भाई, फॉर हाइड्रोजन जेड क्या होता है, 1 हो जाता है। अब ये मत सोचिए कि आपने सेंट्रीफ्यूगल बाहर क्यों नहीं दिखाया, वो तब होते जब हम लोग बॉडी के फ्रेम में जाते, बिल्कुल कर सकते। तो ये मैकेनिक्स सर्कुलर मोशन में पढ़ने की चीज़ है, वहाँ पे हम लोग और डिटेल पढ़ लेंगे इसको। बट ये ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमने हाइड्रोजन की बात की तो ऐसा लिख दिया। अगर किसी और दूसरे एटम की बात करेंगे तो ये कुछ डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्या आएगा, जेड यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की ही बात करें, यहाँ तक समझ आ गया इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या, ये समझ आ गया सबको, वेरी गुड। देखिए ये 180 पे क्यों डेविएट हुआ था, वो बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे होगा, मैक्सिमम रिपल्सन और मैक्सिमम जो बिल्कुल न्यूक्लियस है वो एनकाउंटर कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक लिख सकते। तो यहाँ से जो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर हाइड्रोजन, ये सब कुछ जो लिख रहे हैं फॉर हाइड्रोजन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा आर, इट विल बी ई स्क्वेयर अपॉन 4πε0 एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इन सब जगहों पे z मिसिंग है क्योंकि हाइड्रोजन लिखा और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, वो भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ आ रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी लिख ली जाए, ठीक है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो ये कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते। तो एम वी स्क्वायर को हम लोग यहाँ से लिख ले कि भाई जेड स्क्वायर, यहाँ से एम वी स्क्वायर को हम लोग आर इंटू ये सब कुछ लिख सकते। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो के Q1 Q2 बाय आर, है ना। तो के Q1 Q2 बाय आर मतलब 1/4πε0 Q1 ई, Q2 भी क्या हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर लिख सकते। ये क्यों लिखा है सर, समझ आए, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर इस रिलेशन से हमने एम वी स्क्वायर के प्लेस पे ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर यूज़ किया, ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। अगर Q1 Q2 है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर लिख सकते। तो अगर यहाँ से हमें टोटल एनर्जी लिखने की ज़रूरत हो तो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा आपको, इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम मैथमेटिकल फॉर्म में दिख रहा है तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करें इट विल बी लाइक माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो अब देखेंगे कि आगे चल के यहाँ पे किस मॉडिफिकेशन की, कौन कौन से टाइप के मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल आया, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वही होता है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन रोटेट भी कर रहा होता है, ठीक है। बट किस तरह से रोटेट करेगा, कहाँ रोटेट करेगा, इसका क्लियर पिक्चर नहीं, क्योंकि आर अननोन था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे फाइनली, वो स्पेक्ट्रल लाइंस और सीरीज देखते हुए बोर्स थ्योरी पे जाएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से रदरफोर्ड की चीज़ें यहाँ तक आपको समझ आ गई हैं, ठीक है।